दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय बैक टू बेसिक्स ऑन द डिप इन जीडीपी ग्रोथ और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख जीडीपी डेटा पॉइंट्स टू अ सीरियस स्लोडाउन लेखों के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। विकास दर की धीमी रफ्तार पर उभरते सवाल। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर देश के आर्थिक विकास की गिरती दर के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण वर्तमान मोदी सरकार का वही फैसला है जिसे अर्थव्यवस्था से काले धन को बाहर निकालने, आतंकवादी वित्त पोषण को काटने और नकली मुद्रा को नष्ट करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2016 को अंजाम दिया गया। इसके तहत देश की 86% नकदी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया। इस फैसले से क्या हासिल रहा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार के दीर्घकालिक लाभ होने के तमाम दावों की पोल अक्टूबर से दिसंबर माह के थर्ड क्वार्टर की गिरती विकास दर की रिपोर्ट से खुल रही है। इसी की तरफ इशारा करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज कहा कि इससे निजी क्षेत्र का निवेश धराशायी हो गया है और अर्थव्यवस्था सार्वजनिक खर्च के सिर्फ एक इंजन पर चल रही है, जो कि खतरनाक है। इस तरह आर्थिक विकास की गिरती दर का मुद्दा आर्थिक से लेकर राजनीतिक हलकों में छाया हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में पूरी जानकारी आवश्यक है। देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार चीन से पीछे हो गई है। 31 मार्च को खत्म हुए कारोबारी साल 2016-17 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान आर्थिक विकास दर 6.1% रही, जबकि इस दौरान चीन की आर्थिक विकास दर 6.9% रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पिछले साल के 8% के मुकाबले इस साल वृद्धि दर 7.1% है। यानी भारत के विकास दर में पिछले एक वर्ष में पूरे 1% की कमी दर्ज की गई है। अब तक सरकार यही दोहराती रही थी कि नोटबंदी से आर्थिक वृद्धि दर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के इन दावों को खुद सरकारी आंकड़ों ने झुठला दिया है। यह हालत तब है जब सरकारी खर्च और कृषि से जीडीपी को सहारा मिला है। इसलिए सवाल उठता है कि विकास दर की धीमी रफ्तार के क्या कारण रहे और इसके क्या मायने हैं। विकास की गिरती दर पर चर्चा से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर भारत में विकास का मापन किसके जरिए किया जाता है। विकास दर को राष्ट्रीय आय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पत्ति की माप करने के लिए प्रायः अनेक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। अमूमन भारत में विकास दर को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के रूप में मापा जाता है। इस संदर्भ में जीडीपी का अर्थ जान लेना भी उचित होगा। जीडीपी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। भारत में विकास दर को जीडीपी के रूप में मापने की व्यवस्था 1950 के दशक से ही शुरू हो गई थी। जहां तक जीडीपी की उत्पत्ति का सवाल है तो 1929 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद अर्थशास्त्रियों को जीडीपी का आइडिया आया। 1937 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने अमेरिकी संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय गणना में पहली बार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखा। क्योंकि यह गणना समग्रता में की जाती है, इसलिए 15 से 20 सालों में बहुत देशों ने इसे अपनाया। आगे आईएमएफ ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की। आज पूरी दुनिया में विकास दर के मापन में जीडीपी को ही मान्यता प्राप्त है। हालांकि कई अन्य मापन विधियों का विकास हुआ है, पर अभी भी इसे ही सर्व स्वीकृति हासिल है। इस आलोक में यदि देखें तो भारत में पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी में कमी आई है और समग्रतः विकास दर में 1% की गिरावट हुई है। आखिर क्यों? विकास दर में कमी को अधिकांश लोग नोटबंदी के दुष्परिणाम के रूप में देख रहे हैं। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी के दौरान जो आशंका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जताई थी, वह सच साबित हुई। लेकिन सिर्फ नोटबंदी पर ही सुस्त विकास दर का ठीकरा फोड़ना मुनासिब नहीं लगता। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन कार्यरत केंद्रीय सांख्यिकी विभाग यानी सीएसओ विकास दर में आई कमी के लिए केवल नोटबंदी को जिम्मेदार नहीं मानता। उसका कहना है कि गिरावट की कई वजहें हैं,
जिनमें से एक नोटबंदी भी है। विभाग ने यह भी माना है कि अभी निवेश की रफ्तार धीमी है। वित्त मंत्री ने तो सारा ठीकरा वैश्विक आर्थिक मंदी और पिछली सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि वृद्धि दर में आई कमी का नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह सफाई भी नोटबंदी की तरह गले नहीं उतरती। अगर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और पिछली सरकार से विरासत में मिली खराब अर्थव्यवस्था ही वृद्धि दर में गिरावट के कारण है, तो सवाल है कि बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही और पहली छमाही में गिरावट क्यों नहीं दिखी। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2016-17 में सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए महज 5.6% बढ़ा, जो कि 2 साल में सबसे कम है। अर्थशास्त्र में जीवीए किसी क्षेत्र या सेक्टर आदि में उद्योग बुनियादी लागत पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। यह मूलतः जीडीपी और सब्सिडी के योग में प्रत्यक्ष कर घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसके घटने का मतलब है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मंदी। इस प्रकार देखें तो गिरावट का अंदाजा पिछले साल की तुलना से कर सकते हैं। पिछले साल जीवीए 8% था, जबकि नोटबंदी वाली तिमाही में 5.9%। और कृषि तथा सरकारी खर्च को अलग करके देखें तो औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र का जीवीए चौथी तिमाही में महज 3.8% बढ़ा। हालांकि पूरे बीते वित्त वर्ष का जीवीए का आंकड़ा 6.6% है, पर यह भी 3 साल में सबसे कम है। यह आम अनुभव की बात है कि नोटबंदी से निर्माण और रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी आ गई। निर्माण क्षेत्र में 3.7% तक गिरावट आई, जबकि वित्तीय क्षेत्र, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्र सिर्फ 2.2% बढ़े। लेकिन क्या नोटबंदी का असर बीते वित्त वर्ष तक सीमित रहा? इसका जवाब पाने के लिए बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर के अप्रैल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कच्चा तेल, कोयला व सीमेंट के उत्पादन में गिरावट के कारण 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में घटकर केवल 2.5% रह गई, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 8.7% था। अगर नोटबंदी के बावजूद कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में 5.2% की खासी बढ़ोतरी हुई तो यह अच्छे मानसून और किसानों की मेहनत के चलते हुई। लेकिन किसानों को अपने श्रम का कैसा लाभ मिला? वे अपनी पैदावार का उचित दाम पाने के लिए तरस रहे हैं। बहुतों को लागत भर की कीमत भी नहीं मिल पा रही। हद की बात यह कि यह गिरावट तब है जब विकास दर के मापन में आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। जहां तक जीडीपी या विकास दर में कमी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की बात है, तो यह निश्चित रूप से नेगेटिव ही होगा। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था में लगभग हर किसी पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। जीडीपी बढ़ने और घटने दोनों ही स्थिति में यह शेयर बाजार पर एक नकारात्मक असर डालता है। विकास की घटती रफ्तार निवेशकों में एक बड़ी आशंका को जन्म देती है, क्योंकि नकारात्मक जीडीपी यह निर्धारित करता है कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय देश में उत्पादन घट जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इससे विकास योजनाओं के साथ साथ हर व्यक्ति की वार्षिक आय भी प्रभावित होती है और देश की वैश्विक आर्थिक साख पर भी बट्टा लगता है। इसलिए इससे उबरने के लिए सरकार द्वारा विशेष फिस्कल और मॉनेटरी प्रयास किए जाने की दरकार है। बहरहाल यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार की नीतियों ने एक चलती फिरती खुशहाल अर्थव्यवस्था को नोटबंदी की कारतूस से पंक्चर करने का काम किया है। जब तक इसे ठीक नहीं किया जाता तब तक अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर नहीं आ सकती। यह वह दौर है जब ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमत अपने न्यूनतम स्तर पर रही, जो कि भारत का सबसे खर्चीला आयात है। फिर भी दुखद यह कि सरकार इस बचे धन का फायदा उठाकर आर्थिक विकास को तीव्र करने में नाकामयाब रही। इसलिए इस संदर्भ में और बेहतर ढंग से सोचते हुए नीतियां बनाने और इसे क्रियान्वित करने की जरूरत है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए सबसे तेज रफ्तार से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था भारत चीन या दुनिया की अन्य ढलती अर्थव्यवस्थाओं से नहीं पिछड़ सकता। बस भारत को अपनी राजकोषीय मौद्रिक नीतियों को दुरुस्त और निगरानी को चुस्त बनाते हुए बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं इस आर्टिकल से क्या सवाल बनता है। सवाल है, विमुद्रीकरण क्या है? क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ? समीक्षा करें। जीडीपी और जीवीए में अंतर स्पष्ट करते हुए बताएं कि विकास दर मापन का सही आधार क्या हो सकता है।